आपको हम कल एलपीजी पूरा कंप्लीट करके बता के खत्म कर दिए थे। सबको समझ में आ गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया था ना। सबसे ज्यादा हमें फायदा प्राइवेटाइजेशन से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से? प्राइवेटाइजेशन से। किसे? प्राइवेटाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन से भी ज्यादा फायदा प्राइवेटाइजेशन से हुआ था। पीछे वाले विद्यार्थी लोग ज्यादा अल्लाह नहीं करो, वरना हम आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब कुछ कुछ है सब पड़ोसी वाला, उन सब का कोई इलाज बड़ा मुश्किल है। इंटरनेट को क्या हो गया? थोड़ा रुक जाइए बाबू, इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम। हो गया लाइव? चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे। एलपीजी कंप्लीट कर दिए थे। देखिए ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे जरूरी है कि आप लिबरल बनिए, समझ में आया कि नहीं, ताकि विदेशी कंपनियों को यहाँ पे कोई भेदभाव का सामना ना करना पड़े। प्राइवेटाइजेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है कि प्राइवेट कंपनी जो भी आएगी, प्राइवेट इनके लिए सबसे जरूरी है कि बैंक से इन्हें लोन दिया जाए, ताकि वो लोन ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके। कैपिटल क्या आपको पढ़ा चुके हैं? कैपिटल किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके जमीन, मशीनरी, ये सब खरीदने में जो खर्च होता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। सबसे बड़ा इन्वेस्ट क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ा होता है। तो ये सब तो पढ़ा दिए थे आपको, अब ध्यान से समझिए। ग्लोबलाइजेशन से कई बार हमें घाटा होने लगता है, क्योंकि जैसे आप देखिएगा ग्लोबलाइजेशन हो गया, हम चाइना के सामान को नहीं रोक सकते हैं। चाइना का सामान धड़ल्ले से भारत में भर गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग का सामान चाइना में जा रहा है नहीं, वहां के इंजीनियर हमारे यहाँ के इंजीनियरों में अंतर है। वहां के इंजीनियर जो पढ़ाई करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि हम मशीनरी की मदद से समाज में जो लोग हैं उनके काम को आसान करेंगे और पैसे बचाएंगे, उनका उद्देश्य होता है। और हमारे यहाँ के इंजीनियर का उद्देश्य होता है पैकेज। क्या करना है? पैकेज। पैकेज के बाद उसके बाद उनका डिमांड होता है वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, घर से काम, हाँ वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। वीकेंड्स में छुट्टी रहनी चाहिए, हाँ वीकेंड्स में छुट्टी रहनी चाहिए। काम की भी कभी चर्चा कर लो, नहीं समझे? तो हमारे यहाँ यही सब सिस्टम है। तो चाइना में आज देखिएगा, भारत के इंजीनियर लोग चाइना के इंजीनियर में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। हर चीज को कहीं भी देख लेंगे, अब वहां के इंजीनियर डोमिनेट करते हैं। सब बाबू इधर आओ, बैठ गया ना, तो अभी आओगे तो तुम्हारा आधार कार्ड टाइप का शक्ल बना देंगे हम। बेवकूफ कहीं का हंसता है तो खाली दत्वे दिख रहा है, इतना करिया है, और जितना ही करी का अपने को स्मार्ट समझता है। सब इसको समझता है कि कोई इसको देख के, अरे भाई कोई तुमको देख के हंस रहा है, हंस के नहीं देख रहा है तुम्हें। ये समझ नहीं पाता है। इसको कोनो देख के हंसेगी तो देख के हंसती है, दलित रहा है। तो ये सबको क्या लगता है? मुस्कुरा के देख रही है, ना ना ना, देख के हंस रही है, दलित हो। अब तुम लोग ज्यादा मजाक मत उड़ाया करो। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं मिल जाएगा, सो जीवन में अंधेर कर देगा सो। अब देखिए चाइना से हम लोग सामान मंगा रहे हैं कि नहीं मंगा? अब जब कभी भी हम लोग विदेशों से आयात करेंगे तो जिनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, जिनका मार्केट ज्यादा है, वो मास प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन ज्यादा करेंगे, जिस वजह से उनकी लागत कम आएगी। तो चाइना में किसी चीज की लागत बहुत कम आती है। वहां का लेबर एकदम स्किल्ड है, लेबर एकदम टाइमिंग से आता है,
और वहां पे क्या है, गवर्नमेंट भी फैक्ट्रीज पे ध्यान देती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज पे ध्यान थोड़ा भी नहीं देती है। सारा कानून बनाया गया है लेबर के फेवर में, कंपनीज के फेवर में कोई कानून नहीं बनाया गया है। और उसके बाद बड़ी बड़े जो भारत में चुनाव होगा ना, तो नेता भी उन्हीं कंपनीज फैक्ट्री से क्या करेंगे, चंदा मांगने चल जाएंगे। एक फैक्ट्री में घुसेगा कम से कम 1-2-3 करोड़ से कम लेके नहीं निकलेगा। आपको कौन सी लग रहा है 501 रुपये चंदा लेके निकलेगा? जितने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में बिल्डर हैं, सबका फिक्स है 10 करोड़ 20 करोड़ लोग चंदा देते हैं, नहीं तो जांच बैठा देगा। ये बिल्डिंग ठीक नहीं है, यहाँ पे इसमें मिट्टी, इसका नीचे की मिट्टी कमजोर है, इतनी बड़ी बिल्डिंग का लोड नहीं रोकेगा। एनओसी लगा दिया, 5 साल डिले कर दिया, काम खत्म आपका। एक बिल्डिंग 5 साल डिले हो गई, बर्बाद हो गए आप। क्योंकि जो फ्लाइट बुक कराया होगा हल्ला करेगा यार इस कंपनी का फ्लाइट टाइम से डिलीवर ही नहीं होता। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहां की चीजें सस्ती हैं। तो उसे रोकने के लिए ऐसे तो करिएगा तो फिर सारी चीजें भारत में ही चली जाएंगी, विदेश से ही चली जाएंगी। तो उसे रोकने के लिए टेरिफ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टेरिफ। क्या लगाते हैं? टेरिफ। टेरिफ का मतलब होता है आयात शुल्क। क्या लगा देते हैं? आयात शुल्क। आयात शुल्क। आयात शुल्क। आयात शुल्क मतलब होता है किसी भी चीज को महंगा करने के लिए अगर विदेश से चीज मंगाएंगे तो उसे हम क्या करेंगे? टेरिफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टेरिफ। अब देखिए ये टेरिफ ससुरा जो है ना, ज्यादा टेरिफ लगाएंगे ना तो WTO चिल्लाने लगेगा। WTO चिल्लाने लगेगा कि पूरे दुनिया में व्यापार अच्छा से नहीं होगा, इसे टेरिफ लगा देंगे। तो आप ये क्या मतलब है, टेरिफ नहीं लगाना चाहिए ज्यादा। WHO किसके इशारा पे काम कर रहा है? अमेरिका और यूरोप। ये दुनिया चलाते हैं सब अमेरिका और यूरोप, हम लोग जीते हैं लोग, बस चला रहे हैं सब वही सब। खुद कभी नहीं लड़ेंगे सब अपने सामने किसी को। पैसा के मामले में WTO को लड़ा देंगे, व्यापार के मामले में WTO में, लोन के मामले में IMF, वर्ल्ड बैंक में। कोई देश ज्यादा नौटंकी करेगा ना तो ब्लूमबर्ग में भी रिपोर्ट छाप देंगे, इसमें बहुत करप्शन है, इसका मार्केट नीचे गिरा। कैसे अडानी को गिरा दिया सो नीचे? तो सरकार अडानी को बचा ली यहाँ पे पूरी तरह से। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ना, आप गवर्नमेंट से नहीं टकरा सकते ना। रिलायंस अकेले समझ गया था कि हम ही सब कुछ हैं। टाटा को ही सबसे मतलब ही नहीं है राजनीति से, वो अपना काम कर रहा है, समाज सेवा। रिलायंस को ऐसा लग गया था ना कि हम ही सब कुछ है। सरकार ने कहा अच्छा अडानी अमीर भवो, तथास्तु, हो गया। अब लड़ते रहो लोग यहाँ पे। गवर्नमेंट से पंगा, हाँ, कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता चल। तो आयात शुल्क समझ में आ गया। अगर चाइना के सामान पर हम आयात शुल्क ज्यादा लगा देंगे तो WTO चिल्लाने लगेगी नहीं। तो ऐसा होता है कि हमें अपनी नीतियां बनानी पड़ती। जैसे अगर कोई भी भारत में कर दिया गया कि कोई भी इलेक्ट्रिक कार अगर भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसे नॉर्मल टैक्स लिया जाएगा। जैसे जो GST 18% है अपना दे दो भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लग्जरी कार बनाओगे तो 28% दे दो। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि अगर लग्जरी कार पे हम 28% टैक्स लगा देंगे, सारी कंपनियां बाहर में ही लग्जरी कार बनाएंगी सब, और भारत में ले बेचने लगेंगे सब। तो भारत में रोजगार नहीं मिलेगा, और भारत में जब बनेगा तो यहाँ के लोग को रोजगार भी मिलेगा, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी सीखते जाएंगे सब यहाँ का। भारत का आदमी को देखिएगा ना, मुंबई जाएगा, वड़ा पाव के दुकान पे काम करेगा, फिर यहाँ ले आके वड़ा पाव खोल देगा। नहीं खोल देगा, पोहा बनाना सीख के आया, खोल दिया यहाँ पे, वहीं खोल देगा, नहीं तो यहाँ आके खोल देगा। समझे? तो भारत सरकार ने कहा कि अगर आप विदेशों में कारखाना लगा के केवल भारत में बेचने आइएगा तो 100% टैरिफ लगाएंगे। कितना परसेंट? 100%। अब टेस्ला की एक कार 35 लाख की है, 100% टैक्स लगाओ 70 लाख की हो जाती है। कौन खरीदेगा टेस्ला? कोई नहीं खरीदेगा। तो वो चल गया कहां पे? WTO में। कितना कहीं टैरिफ होता है? 100%। तो कह दिया कि भैया आपको अगर टैरिफ कम करना है तो आप हमारे यहाँ कारखाना लगा दीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको। तो कहा कि हर जगह हम लोग कारखाने लगाते रहेंगे तो फिर कंपनी को भी तो देखें, ध्यान देना है। तो नितिन गडकरी ने कहा कि बिल्कुल आप हर जगह कारखाना नहीं लगा सकते हैं, आप श्रीलंका जैसे देश में नहीं लगा सकते हैं, मॉरिशस देश, मालदीव हो गए, छोटे मोटे देश में नहीं लगा सकते हैं, अफगानिस्तान जहां पे आपका डिमांड है, आप दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश में आप कह रहे हैं कि हम कारखाना नहीं लगा सकते हैं, तो फिर लगाएगा कहां? तो तुम तो अपने देश में का कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना, आपको यहाँ आना है तो एक काम कीजिए, यहीं पे आपको कारखाना लगाना होगा, लगाइए कारखाना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कारखाना लगा दिया गया तो नॉर्मल टैक्स में आ गया। तो टैरिफ जरूरी है। टैरिफ क्या है? जरूरी। अगर टैरिफ नहीं लगाइएगा ना तो कोई भी चीजें क्या हो जाएंगी? बाहर से भारत में आके डंप हो जाएंगे। डंप का मतलब एक ही बार में उतार देना ज्यादा सामान, उसी क्या कहते हैं? डंप कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
क्योंकि जिसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा, अब मास्क जो है, मास्क आप घरे बनाइएगा ना, आपका मास्क महंगा पड़ेगा, फैक्ट्री में मास्क बहुत सस्ता बन जाता है। समझ में आएगी नहीं आएगी? यहाँ पे फैक्ट्री में मास्क क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है यहाँ पे। तो अब देखिए टेरिफ समझ में आ गया। टेरिफ को लेकिन एक लिमिट में ही यूज कर सकते हैं, ज्यादा टेरिफ यूज करेंगे कौन चिल्लाने लगे? हाँ, आगे बढ़े। अब एक तो भारत सरकार ने एक नया सिस्टम निकाला, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इंसेंटिव पीएलए स्कीम, पीएलआई स्कीम, प्रिवेंशन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, पीएलआई। क्या है पीएलआई स्कीम? ये क्या है कि अगर कोई भी कंपनी भारत में अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है, तो सपोज कीजिए कोई कार कंपनी है, तो वो अगर 10,000 कार बनाती है, तो उसको ना कहा जाएगा कि अगर तुम 50,000 से ज्यादा कार बना लोगे ना, तो कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाएगा सरकार की ओर से। तो कंपनी भी कहेगी भाई ढूंढ के बनाओ तब इसको। अगर कंपनी कार का प्रोडक्शन बढ़ा दी, प्रोडक्शन क्या कर दी, बढ़ा दी, तो फिर प्रोडक्शन कंपनी बनाएगी तो गोदाम में तो रखेगी नहीं, कहीं ना कहीं बेचेगी। तो या तो इंडिया में बेचे या तो बाहर में बेचे, कहीं भी बेचेगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो सरकार टेरिफ का एक लिमिट है, टेरिफ से आगे ले जाने के लिए क्या करती है, यहाँ पे पीएलआई स्कीम ले आती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जितना ज्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा सरकार आपका उतना ज्यादा साथ देगी, पीएलआई स्कीम। कोई दिक्कत? डब्ल्यूटीओ पीएलआई में कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम टेरिफ ज्यादा लगा देंगे, अगर सपोज कीजिए कि हम टेरिफ ज्यादा लगाए, डब्ल्यूटीओ चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? बिल्कुल चिल्लाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे डब्ल्यूटीओ हमेशा नौटंकी करेगा यहाँ पे। जैसे भारत में हम लोग एमएसपी पे क्या खरीद लेते हैं, गेहूं चावल खरीद लेते हैं, और हमारे पास लाखों टन हो जाता है यहाँ पे। अब जब विश्व व्यापार हो रही होती है, तो यूक्रेन में सबसे ज्यादा क्या है, गेहूं है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा गेहूं है यहाँ पे। यूक्रेन में युद्ध हो गया, अब गेहूं की सप्लाई क्या हो गई, प्रभावित हो गई। अब भारत सरकार के पास गेहूं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कहां से खरीदी है, एमएसपी पे। सारा किसान भारत सरकार को दे दिया, और धड़ल्ले से भारत सरकार क्या है, बेच रही है। तो पूरी दुनिया जो है ना गेहूं के मामले में अभी कहां डिपेंडेंट हो गई है, भारत पे हो गई यहाँ पे। अब डब्ल्यूटीओ का क्या कहना है कि भारत में एमएसपी बंद कर दे। भारत क्या बंद करे, एमएसपी। इस तरह से तो आप सारे किसान से अपने यहाँ खरीद लेंगे, फिर बेचेंगे, इस तरह से बिजनेस कहां हो पाएगा अच्छा से? समझ आएगा कि नहीं गया? तो भारत सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, हम डब्ल्यूटीओ से बाहर हो जाते हैं। क्या कह रहे, इतना थोड़ी घुसिया आ जाता है जी, हाँ डब्ल्यूटीओ से बाहर हो जाते हैं। समझा गया? किसानों का भी यही कहना है कि आप डब्ल्यूटीओ से क्या हो जाइए, बाहर हो जाए। डब्ल्यूटीओ से अगर हम लोग बाहर हो जाएंगे ना, कुछ चीजों में फायदा भी होगा, कुछ चीजों में लॉस भी होगा। चाइना जो है ना डब्ल्यूटीओ को साइड किया और अपने यहाँ हर एक गाड़ियों का कॉपी करना चालू कर दिया। आज वहां मर्सिडीज 5 गुना सस्ता रेट पे मिलेगी। समझ में आ गई नहीं गया? तो लेकिन हम लोग को थोड़ा सा सब विदेश बन के रहना है, चाइना जैसा नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो भारत के लोग आज तक पाल के रखे हैं। दुनिया में अगर आप सक्सेस, मतलब अगर आप शक्तिशाली हैं तो कुछ भी कर दीजिए, कोई आपको बोलने नहीं आएगा। कमजोर हैं तो सब बताएगा। कश्मीर में हिंसा हो रही है, गाजा में, यही अमेरिका है ना कि कश्मीर में कहता है कि कश्मीरियों के साथ भारतीय सेना का व्यवहार थोड़ा और सही। आज जो गाजा में हो रहा है, 20,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे मरे हैं जिनकी उम्र 2-3 साल है। यूक्रेन में तो एक है कि आदमी मर रहा है, सब आदमी मरता है, सब तो कोई मरे, सब आदमी को लगता है पाप वाप कैले होगा। वो जो 1-2 साल का बच्चा मरता है, सब जानवर का भी मरता है, सब तो आपको भी थोड़ा अफसोस लगेगा। अरे 1-2 साल का लड़का जो मरता है, सब युद्ध में किसके यहाँ नहीं मरता है। अफगानिस्तान में कितना हुआ, सीरिया में कितना हुआ, लेकिन वो जो छोटका लड़का वजह रहा है। तो भारत इस गलतफहमी से जितना जल्दी निकल जाए ना कि इंसानियत माना तो अंतर्राष्ट्रीय में कुछ नहीं होता इस सब यहाँ पर, नहीं तो फिर हम लोग भी बर्बाद हो गए यहाँ पर। तो हमें डब्ल्यूटीओ में अभी बहुत बात चल रही है हम लोग का, लेकिन डब्ल्यूटीओ का क्या कहना है कि सरकार इतना ना गेहूं खरीद ले रही है कि उसके पास इतना ज्यादा गेहूं हो रहा है, और किसी भी देश में क्या कर रही है, डंप कर रही है। आप एमएसपी मत दीजिए, तो ये कोई बात है जी? आगे बढ़े। तो टेरिफ समझ में आ गया। अगर कभी किसी चीज में बहुत ज्यादा कोई चीज ले आके रख दिया तो उसे कहता है डंप। क्या कहते हैं, डंप। क्या कहते हैं, डंप कहते हैं। तो देखिए डंपिंग जो चीज होती है, इससे अर्थ मतलब कोई भी मार्केट क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। डंपिंग होने से कोई भी चीज क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। जैसे कभी कभी देखिएगा ना, अचानक आलू डंपिंग हो जाएगा, आलू का उत्पादन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आलू का रेट कम हो जाए। तो डंपिंग अच्छी चीज है नहीं, डंपिंग अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़े। डंपिंग समझ में आ गया। बूम,
अर्थव्यवस्था में अचानक हुई उतार को, चढ़ाव को क्या कहते हैं? बूम। क्या कहेंगे? बूम। कोई दिक्कत? अर्थव्यवस्था में आई अचानक वृद्धि, बूम। किसी चीज का उत्पादन ले आके मार्केट में अचानक उतार देना, डंप। क्या कहलाएगा? डंप। आगे बढ़े सर। गाजा में देखो, गाजा में कौन किसे लड़ रहा है उससे बहस नहीं है। वो जो छोटका लड़का मर रहा है सब बस वो गलत हो रहा है। जो छोटा छोटा जो लड़का मर रहा है सब ना, वो मर रहा है यहाँ पे। अब भाई तुमको मारना है मारो, खाना के लाइन में लगल थे तो उसमें वो मार दिया था। और देखिए कहने का मतलब क्या है कि हम लोग मारते हैं तो अमेरिका चिल्लाने लगता है। और दिक्कत की बात क्या है कि भारत के लोग भी कह रहे हैं लोग कि भाई भारत के लोग भी अमेरिका से कहे ना कि तुम कश्मीर के मामले में कहे तब तुम हस्तक्षेप करते हो। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो इंटरनेशनल में जितना जल्दी भारत के लोग इस गलतफहमी से निकल जाएंगे उतना जल्दी सही है। कोई मतलब नहीं रहता। हम लोग 93,000 फौजियों को वापस कर दिए। लोग बोल देते पकड़े नहीं किया है। अब बंगाल की खाड़ी में काहे जियान करेगा? किडनी निकाल लेगा आदमी। अच्छा भाल है, 93,000 बॉडी अगर मेडिकल कॉलेज में जाती, कितना बच्चा उसको चीर फाड़ के डॉक्टर बनता सब। कितना बेहतरीन किसी का डॉक्टर निकलता सब। 93,000 आदमी का 93 का दुन्ना करेंगे तो हर में दो किडनी होगा। कितनी किडनियां आ जाती है? हार्ट अटैक, कितना हार्ट ट्रांसप्लांट होता है यहाँ पे। कितने का लीवर, आज 35 लाख का लीवर मिलता है एगो। 93,000 फ्री में मिल गया था हम लोग को। अरे हमको क्या पता तुम्हारा सैनिक कहां है? नहीं समझे? 93,000 बॉडी पे, एक बॉडी पे 5 गो डॉक्टर सीखता है सब। तो 93,000 को आप मोटा मोटी 1 लाख समझिए। 5 लाख डॉक्टर सब कितना बेहतरीन सीखता सब चीर फाड़। बाकी आप समझदार, हम किसी को मारने की बात बोले हैं? सीख के छोड़ देने का, हमको क्या पता कौन है भाई। हम कुछ बोले हैं? चलिए WTO हस्तक्षेप करता है। कोई भी मामला अगर ऐसे देखिएगा तो आंतरिक मामला ही हो जाएगा। कोई भी मामला अगर आप टेरिफ बनाइए, कुछ भी बनाएगा तो आंतरिक मामला हो जाएगा। WTO का कहना है कि आप कोई भी चीज बेचिएगा तो आप उसे ओपन मार्केट से खरीदिए और तब बेचिए। आप तो MSP पे खरीद ले रहे हैं। कोई भी किसान आप ही को ले आके दे रहा है, पहला प्रेफरेंस दे रहा है आपको यहाँ पर। तो ये WTO का इसी को लेके क्या है, थोड़ा सा नाराजगी है। अगर गुस्सेले से क्या होगा? वो फूफा के गुस्सेले से बियाह कटेगा? गुस्सियाले रहो। नहीं समझ में आया कोकिला बेन? बूम और टेरिफ समझ में आ गया? अर्थव्यवस्था में आई तेजी से वृद्धि, और अर्थव्यवस्था में अगर धीमा धीमा वृद्धि है तो टेक ऑफ। क्या हो गया? टेक ऑफ। अर्थव्यवस्था में एक समान वृद्धि, टेक ऑफ। अर्थव्यवस्था में अचानक वृद्धि, बूम। अचानक से किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाना क्या होता है? डंप कहलाता है। क्या कहलाएगा? डंप। आयात पे लगाया गया शुल्क, टेरिफ। क्या है? टेरिफ। सर गूगल 30%, ये हम आपको 6 महीना पहले से बता रहे हैं। गूगल क्या करने वाला है? 30% लगाएगा यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपना सिस्टम बना रहे हैं। अब बनाने में 1 साल लगेगा, तब तक देना पड़ेगा। भारत सरकार सुतल है तो हम क्या करें? समझा? भारत सरकार ऐसे काम नहीं करती है ना। देश का आदमी, सब आदमी अगर बोलने लगे कि मोदी जी 56 इंच वाला सीन आप दिखा दीजिए, दिखाए, तो मजबूरी में उनको आना पड़ेगा। देहात में कई बार लड़ाई जबरदस्ती लगवा देते हैं। लड़ा, एक बाप का है तो लड़। वो बेचारा मजबूरी में लड़ जाएगा। अब नहीं समझ में आया? तो भारत का आदमी ना जबरदस्ती काम खाली गौवा में करा पाता है। समझा गया? भारत सरकार के पास, हमारे पास इतने यशस्वी प्रधानमंत्री है जो 18% टैक्स ले रहे हैं, तो हम गूगल को 30% कैसे देते? जब अपने देश को हम 18% GST दे रहे हैं तो गूगल को 30 कैसे देते? है कि नहीं? आप पूर्ण विश्वास रखिए कि मोदी जी का 56 इंच का सीना जरूर काम आएगा, और ये गूगल की नीति एकदम हो गया, हमें पूरा विश्वास है।
आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? पूर्ण विश्वास है हमें यहाँ पे, हो ही नहीं सकता है, वरना अगर हो गया तो इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री किस काम में? इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, कभी नहीं होने देंगे ऐसा। पूर्ण विश्वास है हमें, कभी होने देंगे? जब तक मोदी जी हैं गूगल ये 30% नहीं ले सकता, इतने शक्तिशाली है। शिक्षा की ताकत समझते हो? कितना बोलना है ये नहीं मायने रखता है, क्या बोलना है ये मन। हम काहे शिकायत करें, हमें पूर्ण विश्वास है सदियों में एक ऐसे प्रधानमंत्री ने अवतार लिया और उनका यह अवतार कभी व्यर्थ नहीं। गूगल को झुकना पड़ेगा। कुछ सीखो लोग, लड़की लोग समझते हो डिप्लोमेसी क्या होता है, समझ में आया? आदमी समझ में आए कि हाँ कहें कि ना कहें, ऊपर से मुस्कुरा के अंदर से हालत खराब रहे। हाँ, फिर मोदी जी अभी आएंगे। मित्रों, आपके लिए 12 बजे रात से गूगल का 30% टैक्स सिस्टम को समाप्त किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम क्यों कहने जाए कि गूगल गलत कर रहा है? हमें गूगल पे थोड़ी भरोसा, हमें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री पे भरोसा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टेक ऑफ, ये सब समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कोर सेक्टर। क्या देखते हैं? कोर सेक्टर। टेरिफ, डंपिंग, बूम, टेक ऑफ, समझ में आ गया? कोर सेक्टर, कोर सेक्टर, कोर सेक्टर। सर हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे थे, समझ तो वो भी गए होंगे समझ भी नहीं गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। हम लोग बकलोल वाला काम करेगा आदमी जी। विरोध क्यों करेंगे हम? विरोध क्यों करेंगे? विरोध आप किस लिए करते हैं? आपकी कमी नहीं पूरी हो पाती है, इसीलिए तो विरोध करते हैं। हम हल्ला कर देंगे कि हमारा वो जरूरत पूरा कर दिए, वो नहीं समझ में आया? गांव में हल्ला कर दीजिए कि पापा हमको साइकिल दिलाए हैं, साइकिल दिलाए, चारों ओर हल्ला कर दीजिए साइकिल दिलाए हैं, तो लोग पापा से पूछे साइकिल कहां से खरीदे थे, कहां से अब इसको साइकिल दिलाओ ना तो अपन बेइज्जती हो जाएगा। हम जब 5 में पढ़ते थे तो ये किए हुए थे। बाहर रिश्तेदार हल्ला कर दिए, पापा हमको एटलस कंपनी का साइकिल दिलाए, उस समय एटलस साइकिल। पापा एकदम घुसिया के दांत पीसे थे। जहां जाता नहीं लोग ये पूछा था कहां से साइकिल किनाई लो। कोर सेक्टर उस उद्योग के कहते हैं जिसपे बाकी सारे चीजें क्या हो, डिपेंडेंट रहते हैं, उसे क्या करेंगे? कोर सेक्टर। ये हर चीज को डिपेंडेंट करते हैं। अगर ये कोर सेक्टर के इंडस्ट्रीज गिरा ना तो पूरी देश डगमगा जाती है। 8 चीज होते हैं कोर सेक्टर में। देखिए, जमीन से क्या निकलेगा भैया? कोयला। क्या निकलता है? कोयला निकला। कोयला की जरूरत बहुत जगह है और इसी कोयला को आप जलाएंगे फैक्ट्रीज में, बॉयलर के लिए, होटल में, जितना होटल है सब कोयला पे चल रहा है। आप देखिए जितना होटल है किस पे चल रहा है? कोयला। जितने कारखाने हैं सब में क्या चल रहा है? कोयला चल रहा है। बिजली भी किससे बन रही है? कोयला। विद्युत। बिना विद्युत आज देश की कल्पना कर सकते हैं? 24 घंटा के लिए अगर ब्लैकआउट हो जाए, पूरे बिजली सप्लाई बंद हो जाए तो देश तबाह हो जाएगा। 2012 में एक घटना हुई थी ब्लैकआउट की, पूरी नॉर्थ इंडिया की बिजली कट गई थी। नॉर्थ इंडिया की, पूरी नॉर्थ इंडिया की ट्रेनें रुक गई थी, सब बिजली वाले ट्रेन रुक गए। मेट्रो टनले में फंसले रह जाएगा, सुरंगे में। तो आप सोचिए, अगर युद्ध की स्थिति में भारत के जितने बिजली घर हैं उसके ऊपर अगर पहले से टारगेटेड रख के हर बिजली घर पे 30 गो मिसाइल मार दिया जाए। हर बिजली घर पे कै गो मिसाइल? अरे कै गो इंटरसेप्ट करिएगा? 1 गो मार के गिराइएगा, 2 गो मार के गिराइएगा, 3 गो मार के गिराएगा, एक बिजली घर पे 50 गो मारेंगे लाइन से आगे पीछे तरतरा के। इसमें कोनो ना कोनो जाके लगेगा, नहीं लग जाएगा? अगर बिजली गया तो देश गया, खत्म कहानी। इसलिए देखिए, बिजली घर को अलग अलग जगह पे बनाया जाता है, इन्हें की एक के जगह बना दे ना, जो मार और के गिरा देगा इन्हें का उन्हें काम नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो विद्युत कोर सेक्टर है कि नहीं है? हाँ, कोर सेक्टर है।
उर्वरक, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर है। अगर खादें बंद हो जाए, यूरिया, पोटास, डीडीटी, कीटनाशक, जितना फर्टिलाइजर है, खेती खत्म, कहानी। अब बताइए अगले साल भुखमरी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? सीमेंट, क्या जी? आप बस सीमेंट बंद करके देखिए, करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार होंगे। बस सीमेंट बंद करके देखिए, करोड़ की संख्या में। सीमेंट बंद, कोई घर नहीं बनेगा। कोई घर बनेगा? बालू की बिक्री बंद, मिट्टी जो भरा जाता है घर में बंद, छड़ बंद, गिट्टी बंद, ईंटा बंद, पेंट बंद, प्लास्टर बंद, पुट्टी कोई नहीं कराएगा, खिड़की जंगला कोई नहीं बनाएगा, पंखा कोई नहीं लगाएगा, टीवी कोई नहीं लगाएगा, ले रखेंगे कहां? टाइल्स। तो सीमेंट बंद है तो कौन चीज बनाएंगे? मट्टी के घर में टाइल्स लगाएंगे? नहीं ना लगेगा जी। टोटी जो बाथरूम वगैरह में होता है, बेसिन वगैरह सब खत्म है। देख रहे हैं, एगो सीमेंट खत्म, सब खत्म, सारा चीज तबाह हो जाएगा। सीमेंट खत्म, सब खत्म। कोर सेक्टर है कि नहीं है? और सीमेंट को बहुत महंगा कर दिया जाए तो लाइन से बहुत सारी चीजों में महंगाई आ जाएगी, एक लाइन से आ जाएगी। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब क्या है? सब कोर सेक्टर है। और भी कोर सेक्टर है सब। गैस है कि नहीं है? खाने बनाना दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। पेट्रोलियम, पेट्रोल, पेट्रोलियम है? पेट्रोलियम नहीं है, गैस है। पेट्रोलियम है, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल है कि नहीं? आप आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जहां आयरन बनता है ना, वहीं स्टील बनता है, आयरन एंड स्टील। लोहा में बस कार्बन मिला दीजिएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? स्टील। आयरन एंड स्टील। गैस, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। समझ आ गया? गैस है, खाना बनता है। सीएनजी में गाड़ियां चलती हैं, नहीं चल रही हैं? आज देखिए सीएनजी की बहुत सारी गाड़ियां चलने लगी है। पेट्रोलियम, इसमें बेसिकली आता है आपका डीजल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ग्रीस, मोबिल, इंजन ऑयल, क्रीम, वैसलीन, आप लोग को पूरा आइडिया होगा यहाँ पे। हाँ, क्रीम, दुनिया भर का आता है, करोड़ों का बिजनेस है वो सब। क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम ग्रीस उरीस जो देते हैं दरवाजा वगैरह में देते हैं, यहाँ पे इंजन उंजन गाड़ियों में लगाए रहते हैं लोग। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आयरन एंड स्टील। लोहा अगर खत्म कर दिए तो औरों कांड हो गया। लोहा से ही बनता है क्या चीज? स्टील। कुल बर्तन का दुकान बंद, जा बर्तन का दुकान बंद, ढलैये बंद। जो सीमेंट से इफेक्ट पड़ा था वही लोहा से भी हो जाएगा। छड़ बंद, ढालेंगे कौन चीज? खाली दीवार उठा उठा छोड़िए, करकट उरकट सब बंद, पंखा उनका सब बंद हो जाएगा। ये 8 सेक्टर को क्या कहते हैं? कोर सेक्टर इंडस्ट्री। गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान किस पे रहता है? दुर्भाग्य से हमारे कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में आप अगर गौर से देखिएगा, ये तीनों चीजों हम बाहर से डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है कि नहीं है? फर्टिलाइजर पे क्या है? डिपेंडेंट है। 8 गो में 4 पे डिपेंडेंट है। 8 कोर सेक्टर में से 4 कोर सेक्टर पे हम विश्व गुरु वाले देश डिपेंडेंट है। समझ गया? किसी को दिक्कत? फर्टिलाइजर के मामले में हम लोग अभी भी रूस वगैरह से आयात करते हैं। आज हमारे यहाँ किसानों को देखिए, किसको खाद सस्ता मिल रहा है? किसी को नहीं खाद सस्ता मिल रहा है। कहाँ खाद सस्ता मिल रहा है? डीएपी 1600-1700 पहुंच गया, 1800, काफी महंगा हो गया यहाँ पे। तो अब किसान की खेती में क्या है ना कि प्रॉफिट बढ़ने का जो रेशियो है, जितने हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहा है, उससे 4 गुना तेजी से उसकी उत्पादन की लागत बढ़ रही है। उत्पादन लागत क्या हो रही है? बढ़ रही है यहाँ पर। तो काफी ज्यादा ये सब चीजों की समस्या है। और किसान के लागत के अलावे भी न जानते, किसान को सामान मंडी में ले आके बेचना पड़ता है। कहाँ ले आके बेचना पड़ता? मंडी में ले आके बेचना पड़ता। तो जो उसको प्रॉफिट हुआ ले जाने में खत्म हो गया, ले आने में नहीं खत्म हो जाता। अब गवर्नमेंट का कहना है कि हम एमएसपी देंगे नहीं,
अगर किसान बैठेंगे तो उनको हम आतंकवादी, विरोधी, खालिस्तानी कुछ और घोषित करा देंगे यहाँ पे। अरे भाई कुछ तो गवर्नमेंट, कुछ तो किसानों के लिए कर दो, या तो एमएसपी कर दो, नहीं तो भाई फर्टिलाइजर को क्या कर दो, कम कर दो, नहीं तो सिस्टम लगा दो, जिसे भी खरीदना है गांव में ट्रक ट्रैक्टर लेके घुसेगा, सैंपल लेते जाएगा, तौलते जाएगा, रखते जाएगा, नहीं हो जाएगा। सब्जी खरीदने वाले गांव आके खरीद लेते हैं। आप में अगर कोई तरकारी क्या खेती करता है जी, तरकारी नहीं समझते, सब्जी, वो तो खेत से भी लेके चले जाते हैं। सब्जी में फायदा है, सब्जी में फायदा है कि नहीं है? खेती में सबसे ज्यादा फायदा किसमें है? सब्जी में। लेकिन उसमें भी क्या है, कीड़ा ना लगे तब, कीड़ा लग जाते हैं तो किसी भी सब्जी में, बैगन वगैरह में सबसे ज्यादा कीड़ा लगते हैं सर। तो तुम लोग बचाने के लिए कुछ करता भी तो नहीं है। आगे बढ़े। तरकारी बोलने पे हंसती है सब, हमको नहीं पता है तुम लोग पूरा देहात की हो। तुम्हारा घर शहर में कि देहात में? दोनों में, दो गो घर है, इससे पैसा ज्यादा लो जी। आगे बढ़े। कोर सेक्टर समझ में आ गया। हम फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट है यहाँ पे, जबकि हमारे यहाँ मवेशी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। समझ में गया? तो हम लोग को लगता है कि गाय के गोबर खेत में डाल देंगे तो उर्वरक बढ़ जाएगा, और वो मेथेन गैस निकलेगा और वो नुकसान कर देगा उसमें। उसे कंपोस्ट बनाया जाता है, उसे सड़ाया गलाया जाता है, उसके लिए केचुआ आते हैं, केचुआ खा के उसको खत्म करेगा, तब जाके वो क्या होगा। डायरेक्ट गाय का गोबर डाल देंगे खेत में, मीथेन निकलेगा, नाश देगा खेतवे को। आपको समझ में आ गया? तो हम लोग उतना नहीं कर पाते। गैस के मामले में हम लोग कतर पे डिपेंडेंट है। किसमें है? कतर। और तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये सब से हम लोग क्या मंगाते हैं? गैस। और क्या मंगाए? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम निकाल के यहाँ पेट्रोलियम का संवर्धन करके उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना लेते हैं लोग। तो कोर सेक्टर के 8 में हम किस पे डिपेंडेंट है? तो कोयला निकाल लेते हैं हम लोग, बिजली बना लेते हैं, सीमेंट बना लेते हैं, आयरन एंड स्टील बना लेते हैं, आयरन एंड स्टील बना लेते हैं। आयरन स्टील के तो हर एक चीज बन जाते हैं सर, हमारे ये सब में कोई कमी नहीं है। अब देखिए, पेट्रोलियम पे और गैस पर हम डिपेंडेंसी मजबूरी है क्योंकि बाई नेचर है, लेकिन उर्वरक पर हम लोग अपनी डिपेंडेंसी कम चाहे तो कर सकते हैं। उर्वरक में डिपेंडेंसी को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। हालांकि इसमें नैनो यूरिया आया है। क्या आया है? नैनो यूरिया। अब नैनो यूरिया की एक खासियत, खराबी कहिए या अच्छाई कहिए, हम लोग जो दाना वाला यूरिया डालते हैं उस यूरिया से अच्छा रहता है नैनो लिक्विड यूरिया। देखें कितना लोग यूज करते हैं, लोग नैनो यूरिया यूज करते हैं। हाँ, किस चीज में मिला के यूज करता है तुम बताओ? स्प्रे करते हो लोग। देखिए अब उसमें क्या है, भारत सरकार ने तो नैनो यूरिया ले दिया। अब अगर आप वो दाना वाला यूरिया यूज कर रहे थे, उसको हटाकर अचानक नैनो यूरिया पे अगर जाइएगा ना तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत सरकार को ये कहना चाहिए ना कि रे भैया, नैनो यूरिया जब यूज करना तो इस साल आधा यूज करना नैनो यूरिया और आधा यूज करना वो दाना वाला यूरिया। अगले साल फिर 25% दाना वाला, 75% लिक्विड वाला, फिर 90%, ऐसे ऐसे ना धाए दे मार दिया चेंज। डर गया किसान, हल्ला हो गया पूरे भारत में, क्या ये पानी वाला यूरिया ठीक ना हो, हल्ला कर दिया, काम नहीं करता। अरे भाई उसका वो शेड्यूल है, किसी आज ही आपको पेस्ट छोड़ा के मंजन दे दिया जाएगा, मंजन करिए, कहेंगे पेस्ट ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे ना आदमी छोड़ाएगा। अब कोई आदमी पेस्ट कर रहा है, उसको कहिएगा मंजन करो तो करेगा? कहा कि नहीं तुम पेस्टो करो और साथ में मंजन भी करो, देखो ढेर फेना मारेगा मुंह में। दोनों कराओ धीरे धीरे, और धीरे धीरे पेस्ट कम कराओ, अब मंजन वाले पे शिफ्ट कराओ, सीधे शिफ्ट कराएंगे लोग। सरकार का आदमी कभी जमीन पे उतरा है? एसी में बैठ के खेती डिसाइड करता है क्या खेत में बनेगा। यहाँ पर कोर सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं। मैं एक आदमी को नैनो यूरिया किया था, उसका पूरा फसल पीला हो गया। अरे यूरिया से फसल थोड़े पीला हो गया। ये लगता है कि ना ये नैनो छिड़का होगा, पहले से दाना वाला छिड़क दिया होगा, ये नाश दिया यहाँ पे।
जला दिया उसको। 4 ठो में 3 ठो हमारी मजबूरी है, 1 ठो एक हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए, कोर सेक्टर समझ में आ गया कि नहीं? अब हम लोग को नेक्स्ट मुद्रा देखना है। क्या देखना है? मुद्रा, करेंसी या पैसा, मुद्रा या पैसा। इसमें 1-2 टॉपिक बचा होगा जो आगे से रिलेटेड है, इसलिए हम उसको मुद्रा या करेंसी, मुद्रा या करेंसी। क्या होती है वो मुद्रा या करेंसी? हाँ, किसी वस्तु के आदान प्रदान, किसी वस्तु के मूल्य के बराबर दी गई राशि क्या कहलाती है? मुद्रा। जैसे 20 रुपए किलो गेहूं है, तो या तो 20 रुपए के भाव का आप चावल दे दीजिए, या 20 रुपए के भाव से उसको 20 रुपया दे दीजिए, तो क्या होता है? मुद्रा। मुद्रा कई काम में आते हैं सब। एक तो खरीद बिक्री के काम में मुद्रा आएगा, दूसरा क्वालिटी डिसाइड करने में भी मुद्रा काम आता है। जैसे कोई सामान ए है, इसकी क्वालिटी है इसका प्राइस है 200, कोई सामान बी है, इसका प्राइस है 300, कौन अच्छा है? हाँ, ये अमूमन माना जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे आप अगर देखेंगे तो दिल्ली मुखर्जी नगर में फीस है 2 लाख, केजीएस 7,500, किसमें क्वालिटी ज्यादा है? समझ में आ गया? सारे टीचर लोग इसमें आ गए हैं। वहां जानते हैं कौन पढ़ा रहे हैं? लोग जो कॉपी चेक करते थे, डाउट वाले लोग। अब क्या कीजिएगा, सारा टीचर घसक गए लोग उसमें, डाउट वाले आ गए हैं यहाँ पे। वैसे ही अब नीट वाले में भी हो रहा है, नीट जेई में भी सारे बढ़िया बढ़िया टीचर आ गए। अब देखिए, कोचिंग वाला ने टीचर का नाम ही बदल दिया, कोचिंग वाला सब टीचर का नाम ही बदल दिया। केमिस्ट्री में 5 गो टीचर है ना, तो उसका नाम रखा C1 C2 C3 C4। मैथ में टीचर है ना, तो मैथ में नाम नहीं, M1 M2 M3 ऐसे ऐसे टीचर है सब। कौन सा पढ़ाएंगे? M2 सर। दहशत इतना खतरनाक बैठा हुआ है ना कि अरे भाई नाम गायब करो, अन्ना तो खान सर क्या कर देंगे? हाँ, तो हम लोग ऐसे थोड़ी करते हैं। 300-400 बच्चों से संपर्क करते हैं, 100 लड़कों को लिए जिनसे केमिस्ट्री का पूछना है। अच्छा, आपको केमिस्ट्री के कौन सबसे सही लग रहे हैं, केमिस्ट्री के कौन सही लग रहे हैं? रिपोर्ट बनते बनते फिक्स आ जाएगा कि हाँ ये 2-3 लोग हैं जो ठीक है, वैसे घसका देंगे। अब उसके बाद देखेंगे इनका कोड क्या है। अच्छा, C5 है ये C5 चल लीजिए, कार्बन 5, पेंटीन, ब्यूटेन। आगे बढ़े तो मुद्रा क्या मूल्य, मुद्रा क्वालिटी डिसाइड कर सकता है? करता है, अमूमन करता है, कई जगह पे अमूमन करता है मुद्रा प्राइस को। क्या मुद्रा को स्टोर किया जा सकता है? हाँ, सब आदमी पैसे के लिए मर रहा है। अब तुम लोग इतना सोच समझ के आंसर दे रहे हो, मुद्रा स्टोर किया जा सकता है? पूरा आदमी मरल जा रहा है इसी मुद्रा के लिए। कोई बैंक में जमा कर रहा है, कोई FD करा रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, कोई शेयर में, सब आदमी मरल जा रहे हैं लोग। किसके लिए? पैसे के लिए। उसके बाद आप सब लोग सोच के बोले कि मुद्रा स्टोर हो सकती है? हाँ, मुद्रा बोले इसलिए समझ में नहीं आया, पैसा बोलते समझ में आता। तो स्टोर हो सकता है, आदान प्रदान का काम हो सकता है, क्वालिटी का निर्धारण किया जा सकता है। पहले मुद्रा जो होती थी उसका अपना खुद का वैल्यू होता था, और अभी के मुद्रा में अपना कोई वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर बने साइन, सिग्नेचर, मोहर, कलर, डिजाइन का वैल्यू है। जैसे एक नोट है आपके पास 2000 का, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस नोट का कोई अब तो है नहीं है, कोई वैल्यू है खत्म। 2000 का नोट था, सरकार ने कह दिया इसका वैल्यू खत्म हो गया कि नहीं? पहले 1000 का नोट था, वैल्यू खत्म हो गया कि नहीं? लेकिन पहले की मुद्राओं को आप बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास मोहर की वैल्यू नहीं, अपनी वैल्यू होती। जैसे सोने का सिक्का है, सरकार कहे नहीं चलेगा, बाहर में जाओ, नहीं चलेगा तो सोना का सोना है, गला के इसको दूसरा कुछ बना लेंगे। सरकार कहे 2000 का नोट नहीं चलेगा, तो गला के कुछ बना ना लीजिए, तो नहीं बना लेंगे। तो आज की मुद्राएं में कोई अपना आंतरिक वैल्यू नहीं है, सारा वैल्यू उसकी डिजाइन, कलर, मोहर, साइन का है। समझा गया कि नहीं आ गया? आप 2000 का कोनो दूसरा डिजाइन का लेके जाएंगे, चलेगा? आप सोचिए गांधी जी के जगह नाथूराम गोडसे का लगा दे, चलेगा? नहीं चलेगा। यहां पे चलेगा जी?
जिन्ना वाला यहाँ ले आके चलाएंगे चलेगा? पिटा जाएंगे लोग। जिन्ना का यहाँ लेके चलाएंगे तो पिटाएंगे आप लोग। 2000 के नोट में अभी तक चिप नहीं मिला। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? अभी की मुद्रा में कोई वैल्यू है, लेकिन धातु की जो मुद्राएं होती थी उसकी वैल्यू होती थी। आज भी दिवाली धनतेरस पे लोग खरीदते हैं, सोना का सिक्का खरीदते हैं लोग, चांदी का सिक्का खरीदते हैं। किस चीज का? कुछ लोग सोना का भी खरीदते हैं, चांदी सोना का भी सिक्का खरीदा जाता है। तो उसका आंतरिक वैल्यू है कि नहीं है? और दिवाली में एक चीज गौर कीजिएगा, जितना पुराना सिक्का रहेगा उतने ज्यादा मूल्य महंगा मिलेगा। दिवाली में जाइएगा ना चांदी का सिक्का खरीदने, जितना पुराना रहेगा उतने ज्यादा पैसा लेगा। विक्टोरिया के टाइम का सिक्का लेगा ना 1902 1905 उसका और महंगा देगा, और आज के टाइम का लेंगे तो उतना महंगा नहीं देगा। सिक्का कभी कभी गंदा हो जाता है, उसको कोलगेट से धुल देते हैं। कोलगेट जो मंजन होता है ना उसे, हाँ साफ हो जाता है उस। आपको कौन लगता है कौन चीज साफ करके देता है उसे? आपका चांदी उदी गंदा हो जाए ना तो कोलगेट पेस्ट नहीं, मंजन पाउडर वाला लीजिएगा, हल्का भिगा कैसे रगड़ दीजिएगा, साफ हो गया। हाँ पूरा चमक जाएगा। नहीं तो ले आके हमको दे दो। किसी को दिक्कत? तो अब मुद्राओं के हमें प्रकार समझना है। धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा, सस्ती मुद्रा, महंगी मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, गरम मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी। कौन करेंसी? क्रिप्टो करेंसी। तो कल हमने कंप्लीट करेंसी के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए